बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र नायक। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट पहले देखते हैं कि कैसे उत्तरोत्तर ये प्रगति किया, कैसे आज इस मुकाम तक पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिस नाम से नई पहचान बनाई वो हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार नायक। एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गैस्ट्रो सर्जरी और लीवर ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञता हासिल की। महानगरों के अवसर को छोड़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाया और अब तक 35,000 से अधिक सर्जरी कर राज्य को आधुनिक चिकित्सा के मानचित्र पर स्थापित किया। डॉक्टर नायक ने चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा को भी नई दिशा दी है और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की, जो आज हजारों युवाओं को रोजगार दे रहा है। आइए मिलते हैं। हर जीवन अनमोल है और हर मरीज हमारी प्राथमिकता का उद्घोष करने वाले समाज सेवा के सच्चे सिपाही डॉक्टर देवेंद्र कुमार नायक से। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, जो चेयरमैन हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप भाई। बातों की शुरुआत करते हैं सर कि मैंने इस यात्रा को बहुत करीब से, आपकी इस यात्रा को देखा है, इस जर्नी को आपको मैंने देखा है। आज छत्तीसगढ़ में या कहें मध्य भारत में इतना बड़ा नाम है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों का, इसको आप कैसे लेते हैं? ये छत्तीसगढ़ वासियों का जो है हमने तो शुरुआत की थी, जो बोलते हैं कि एक अकेला चलता गया कारवा बनती गई। बट ये छत्तीसगढ़ वासियों का जो एक कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, एक विश्वास है, एक उनका आशीर्वाद है, एक अपनापन है, जिसके कारण में आज ये ऐसा हुआ कि आज जो 150 बेड का हॉस्पिटल है वो 1500 बेड का हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ। तो काफ़ी प्रयास करना पड़ा शुरू में मेडिकल साइंस में, क्योंकि हमने जो इस्टेब्लिश किया था वो 2009 को किया हुआ 2009 को, हाँ। और उस समय मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था। लोग जो है अधिकतर जो है बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद यहाँ जाना प्रेफर करते थे। और एक चैलेंज था क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो 80 to 90% जो लोग हैं वो यूजुअली मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन भी ऐसी है कि मैदानी एरिया यदि अपन बीच में छोड़ दे तो बस्तर और सरगुजा भी होता है। तो वहाँ के लोग भी जो है वो काफ़ी जो है मिडिल लोअर क्लास में ही आते हैं या पुअर क्लास में ही आते हैं, और उनको एक मेडिकल फैसिलिटी, एक क्वालिटी वाली मेडिकल फैसिलिटी एक अच्छे रेट पे प्रोवाइड कराना एक चैलेंज था जो हमने पूरा किया। क्योंकि यहाँ हमने देखा, मैं भी खुद छत्तीसगढ़ वाला हूँ तो मुझे मालूम है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे लोग जो है वो 20,000, 30,000, 50,000 तक खर्चा कर सकते हैं हेल्थ के लिए। लेकिन उससे ऊपर यदि खर्चा करना पड़ता है तो उसको या तो जमीन, खेत खलिहान, मकान बेचना पड़ता है, या गिरवी रखना पड़ता है, या कर्जा लेना पड़ता है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये टर्सरी केयर हॉस्पिटल है। हम कैपिटल में लोगों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, जब लोग जो बीमारी जो वहाँ ठीक नहीं होती जब दूरस्थ एरिया में, तब वो यहाँ आते हैं। तो एक चैलेंज था, उस चैलेंज को पार करना कि एक अच्छी क्वालिटी वाली सर्विस हम दें, अच्छे रेट पे दें, तो और वो भी प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब चीज़ चैलेंज पूरा किया, तो इसमें लोगों का विश्वास रहा, लोगों का अपनापन रहा, उनका आशीर्वाद रहा, और सबसे बड़ी चीज़ जो है बालाजी भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, ये सब चीज़ करते हुए आज ये 1500, ये मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप बन गया है ये बालाजी हॉस्पिटल। और मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल, नर्सिंग के साथ में, और फार्मेसी के 2 कॉलेज, इसके साथ में एक बहुत बड़ा सेटअप हो गया है। आज 2600 लोगों का परिवार यहाँ पे चलता है बालाजी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक बताएंगे कि जब आपने पहली बार सोचा कि अब मुझे अपना काम शुरू करना है, क्योंकि आप बहुत सारी अलग अलग अस्पतालों में, आप हॉस्पिटल्स में आप अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन जब आपने सोचा कि अब मुझे अपना खुद का काम करना है, वो कब सोचे और किस तरीके से इसको प्लान किया आपने? देखिए, मैंने मेरी जो है जो लास्ट जो सुपर स्पेशलाइजेशन की जो एजुकेशन है वो संजय गांधी पीजीआई से हुआ, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट सेंटर, 3 सेंटर में से एक होता है। जो संजय गांधी पीजीआई लखनऊ है, वहाँ से मैंने गैस्ट्रो सर्जरी में किया और लीवर ट्रांसप्लांट और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किया था। उसके बाद में मैं 1 साल किंग कॉलेज लंदन में था, जो दुनिया का बेस्ट सेंटर है लीवर ट्रांसप्लांट में। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यूके में सेटल हो सकता था वहाँ पे,
लेकिन मुझे यहाँ वापस आना था और मुझे कुछ करना था छत्तीसगढ़ के लिए। और इसी उद्देश्य को लेके मैं यहाँ पे 4 अक्टूबर 2004 को आया। अच्छा। जब मैं शुरुआत में आया तो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जो लाइफ अर्थ हॉस्पिटल है वहां पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था। पहले महीने मेरे पास ऑप्शन बहुत थे, पूरे इंडिया में थे मेरे पास में, मेट्रोस के ऑप्शन थे मेरे पास, फॉरेन के ऑप्शन थे। मैंने सब छोड़ के छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ में उस समय गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि यहाँ पे उस समय यदि सीटी स्कैन की बात होती थी तो लोगों को ये बोलते थे कि पेट का सीटी स्कैन होगा, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि सीटी स्कैन होता है सिर्फ सर के लिए होता है, पेट का सीटी स्कैन नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2004 की बात है। और उसके बाद में फिर आप MRCP बोले या MRI बोले, तो MRI पेट का तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता था। तो यहाँ पे और बड़ी लंबी लंबी सर्जरी जो 14 घंटे की होती थी, जो 12 घंटे की होती थी, तो उस समय मैंने जो है वहां से चालू किया लाइफ अर्थ हॉस्पिटल से। ट्रेंड स्टाफ भी नहीं मिलते थे। फिर मैंने देखा कि थोड़ी सी यही आई कि भाई फाइनेंशियल ऐसा है, क्योंकि यदि आप बड़ी सर्जरी करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस करते हैं, तो खर्चे ज्यादा आते हैं। तब फिर मेरे उसमें मन में ये आया कि नहीं भाई, खुद का सेटअप होना चाहिए जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप रियायत दे सके, आप उनको डिस्काउंट कर सके, उनका समझ सके। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है लेकिन पेशेंट के पास में पैसे नहीं है। और उस समय ये गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी नहीं थी जब मैं यहाँ था। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसका कंट्रोल अपने हाथ में हो, जिसमें कि हम क्वालिटी भी प्रोवाइड कराएं, अच्छे स्टाफ प्रोवाइड कराएं, अच्छी मशीनरी प्रोवाइड कराएं, रिसेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, और वो भी अच्छे रेट पे। तो अब जो है बालाजी हॉस्पिटल कहाँ है और कहाँ आपके द्वारा, मतलब इस ग्रुप के द्वारा संचालित हो रहा है? देखिए, बालाजी हॉस्पिटल यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1500 बेड का हॉस्पिटल है। अभी 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी विंग अलग और बन रहा है, और वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है। अच्छा। तो ये 1900 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। इसके अलावा रायगढ़ में 300 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ की पूरी सुपर स्पेशलिटी सुविधा है। वहाँ पे कार्डियोलॉजी भी है, कैथ लैब भी है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी होती है। वहाँ पे 60 बेड का ICU है। तो रायगढ़ में है, दूसरा बालाजी मेट्रो के नाम से है, और तीसरा जोरा में है जो कि कैंसर यूनिट है, और बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे अभी जो है 200 बेड का वहाँ पे भी हॉस्पिटल है। तो टोटल यदि हम बात करें तो 2400 बेड का ये पूरा जो है बालाजी ग्रुप जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जो हॉस्पिटल के लाइन पे। मेडिकल कॉलेज आप कहा जाए बड़ा प्रतिष्ठित हो गया बहुत कम समय में, बालाजी मेडिकल कॉलेज जो है, तो इसके पीछे क्या ध्येय था आपका कि हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए? क्या होता है कि हॉस्पिटल जो होते हैं ये अपने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो जो नर्सिंग होम होता है वो होता है, दूसरा उससे बड़ा रूप जो होता है उसको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो इतने कम समय में, और मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे प्रतिष्ठित हुआ और नंबर 1 हुआ है, उसका रीजन ये है कि हमने सभी चीज को ध्यान दिया है। क्योंकि NMC के सर्टेन नाम्स होते हैं कि यदि आपको इसमें टोटल जो है 21 डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में 11 से 12 टीचर लगते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SR। तो ये जो है इनकी जो है संख्या आपकी बराबर रहे, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर रहे, तो हमने मेडिकल कॉलेज में वो चीज प्रोवाइड कराया। दूसरा, चूंकि हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा है, जैसे आज के दिन में भी यहाँ पे 1200-1300 पेशेंट एडमिट है, और OPD जो है 2000 से ज्यादा की हो गई है, और सुपर स्पेशलिटी विंग है, क्योंकि बाकी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विंग नहीं है। ठीक। जैसे कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सब नहीं रहता। हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में सुपर स्पेशलिटी में 2 से 3 डॉक्टर हैं। माता पिता का आशीर्वाद, धर्मपत्नी का आशीर्वाद मैडम को लेकर ही आप चलते हैं हमेशा। कितना सहयोग मिला इसको इस रूप में बनाने में, इस स्वरूप में लाने में? देखिए, सबसे पहली बात तो बालाजी भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि बालाजी भगवान को बहुत मानते हैं, और बालाजी भगवान ने हमसे एक मंदिर भी यहाँ पे बनवाया। बिल्कुल, हाँ जी। तो बालाजी भगवान के आशीर्वाद, क्योंकि एक शक्ति होती है चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उसको मानते हैं। माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत सहयोग रहा। मदर फादर, इनफैक्ट मैं डॉक्टर बना भी तो अपनी मदर की विश के लिए। हाँ। बचपन से ही उन्होंने मेरे माइंड में यही चीज भरा कि नहीं बेटा, तुमको डॉक्टर बनना है। और मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि भगवान के सामने खड़े होके एक बार मैं बोलता था, भगवान मुझे डॉक्टर बनाना है।
लोग कहते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र नायक हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं आपको बड़ा प्यार करते हैं, और ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पर आपका नंबर रहता है, और जब कोई पेशेंट को भर्ती करना रहता है तो लोग कहते हैं कि देवेंद्र नायक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इतने सारे दोस्त कैसे बन गए आपके? देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो ये होता है कि आपको यदि समाज ने आपको दिया है तो समाज को आपको लौटाना पड़ता है, और दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो एक परमानेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है, बट इसके लिए सेक्रीफाइस करना जरूरी है। सेक्रीफाइस मतलब आपको पेशेंट को देखना पड़ेगा, आप जब भी वो आए, चाहे वो रात को 9 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, आपको रहना पड़ेगा, उसका दुख दर्द समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उसका ट्रीटमेंट बेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो जाता है और उसकी उम्मीद रहती है या उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको भी समझ के उसकी हेल्प करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें जब रहती है ना तब एक रिलेशन बनता है, और ऊपर वाले ने तो हमको डॉक्टर बनाया जो सेकंड गॉड है। बिल्कुल। तो लोगों का क्या होता है कि देखा मैं विश्वास बहुत अच्छा होता है, बस बट निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे कई लोगों को मैंने देखा, कई आपने मीडिया में भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि इलाज के नाम से ही ऐसा हो गया, या उसको रख लिया गया, पेशेंट की बॉडी को नहीं लौटाया गया, लेकिन कभी ऐसी शिकायत जो आपके बालाजी जो ग्रुप है उसको लेकर कभी नहीं आई, पैसे की बात कभी नहीं आई। तो आपने ये सूत्र दिया है पूरी टीम को कि इसी फॉर्मूले पे काम करना है और हमको संवेदनशील रहना है, पेशेंट्स को पूरा देखना है, और किसी के दुख में भी हमको शामिल रहना है। बेसिकली अभी हॉस्पिटल में हमने 100 रुपए ओपीडी में एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए और साल भर तक आप फ्री में दिखाइए। अच्छा। जबकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब एम्स से भी कम रेट पे है। जांच भी बहुत कम। जांच हमने 50% कर दिया, और बोर्ड टांगा, पूरा बोर्ड लगाया बाहर में, आप देखेंगे तो यहाँ बाहर में रहेगा कि 50%। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो हमने पूरा बिलिंग ऐसा किया। इसके बाद यहाँ पे पूरा आयुष्मान कर दिया, ESIC है, तो जो भी है यहाँ पे कि हमने सुविधा, आईसीयू में हम आयुष्मान से इलाज करते हैं, इवन मेडिसिन कुछ भी होती है, जांच कितनी भी हायर एंड लगे, बट उसको हम कंपनसेट करते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों की फीस आती है उससे हम कंपनसेट करते हैं। तो यदि बच्चों की फीस आती है तो हम उसको पेशेंट में लगाते हैं, हम उसको एडवांसमेंट में लगाते हैं, कि ताकि पेशेंट को भी फायदा हो और बच्चों को भी फायदा हो, उनको भी सीखना। तो एक बहुत बैलेंस वे पे एक मॉडल तैयार किया। जैसे अन्य जगहों से जो है लोगों का चैरिटेबल एक प्रकार से आपने उसको रूप दे दिया है, ये इसके पीछे सोच क्या रही है? क्योंकि ये कठिन भी रहता है सबका कुछ करना, क्योंकि यदि मैं पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मेरे पास उतना संसाधन होना चाहिए, या फिर मेरे पास ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि मैं कर पाऊँ। तो आपने एक पूरा एक चेन बनाया होगा, इकोनॉमिकल चेन बनाया होगा, जिससे ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चल पाए। हाँ, ये इसमें ऐसा है कि देखिए कोई भी सेक्टर यदि आप खोलते हैं, जैसे हॉस्पिटल भी खोलते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं, क्योंकि आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, जमीन का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा होता है आपके मैन पावर का, क्योंकि आज के दिन में डॉक्टर की सैलरी सबसे ज़्यादा रहती है, अच्छे डॉक्टर्स की, और साथ साथ आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड में एक्सक्यूज और सॉरी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है ना, हमारी फील्ड में कोई, और उसके बाद में आप स्टैंडर्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यदि आपको रिजल्ट देना है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है, क्योंकि रात को यदि 2 बजे भी पेशेंट आए, आपको देखना है ना, उसको ठीक करना है, तो और बहुत सारी चीजें। और टर्सरी केयर में दिक्कत ये होती है कि लोग जो है पहले गांव में इलाज करते हैं, फिर तहसील में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जब वहां ठीक नहीं होते 15 दिन खराब कर देते हैं, फिर लास्ट स्टेज में यहाँ पे आते हैं जो वेंटिलेटर और वेंटिलेटर पे आते हैं तो उनको मेडिसिन भी हायर लगती है, इन्वेस्टिगेशंस भी हायर लगता है, सब चीज हायर लगता है, तो खर्चे उनके बहुत बढ़ जाते हैं, लाखों में खर्चे पहुंच जाते हैं। जो नॉर्मल से सर्दी खांसी अपनी होती है, हम यदि जो 3 दिन मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद फिर वो आयुर्वेदिक या आरएमओ के पास जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वहां से ठीक नहीं होता तो हमारे पास आता है। तो चैलेंजेस बहुत रहते हैं, क्योंकि उसमें मेडिसिन इतनी महंगी रहती है, इन्वेस्टिगेशंस इतने ज्यादा होते हैं, फिर डायलिसिस लगता है, पेशेंट वेंटिलेटर में रहता है, ये सब मशीनें भी महंगी रहती हैं। तो डॉक्टर्स भी उनको जो देखता है वो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट रहता है, उसकी सैलरी अलग रहती है। तो ये सब चीजें, ये बैलेंस ऐसा होता है कि इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप हॉस्पिटल बनाइए, आईसीयू बनाइए और प्राइवेट वार्ड बना दीजिए, और 200 और 250 बेड का, जिसको कॉर्पोरेट टेंडेंसी बोलते हैं, और अच्छे अच्छे डॉक्टर रखिए, और कम पेशेंट को थोड़ा अच्छे से देखभाल करके आप इलाज कीजिए। या तो दूसरा आप ये कीजिए कि आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए,
और सोर्स जो है, इनकम का सोर्स जो है, जो ईएमआई का सोर्स है, ये दूसरी जगह से लीजिए। मल्टीपल सोर्सेस लीजिए, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया। बट मेडिकल कॉलेज में अगेन प्रॉब्लम, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ये है कि मेडिकल कॉलेज जब तक 5 साल नहीं होता ब्रेक इवन नहीं आती, क्योंकि बहुत खर्चीला है मेडिकल कॉलेज में। आपको 30 एकड़ जमीन चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए, बिल्डिंग चाहिए 11 लाख स्क्वायर फीट, फिर आपको इतने स्टाफ चाहिए, आपको 206 डॉक्टर चाहिए परमानेंट जो मेडिकल कॉलेज में रहे, जो नाम से है, और उसके बाद में करीब करीब आपको 1000 स्टाफ चाहिए। फिर आप ये सब चीज करेंगे तो ये क्या है कि हमने क्या किया कि हॉस्पिटल को पहले हम बढ़ाते गए। तो हमने शुरू में पहले हॉस्पिटल को बढ़ाया, हॉस्पिटल की स्टैंडिंग एक अच्छी हो गई, एक पर्याप्त स्टैंडिंग, हमने बेड बढ़ाते गए। जब बेड बढ़ा फिर हमने मेडिकल कॉलेज खोला। तो इससे क्या हुआ है कि आज 5 साल, आज मेडिकल कॉलेज को 5 साल हो गए। आज क्या एक परफेक्ट बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हुआ तो हमने इसका जो प्रॉफिट है सीधा का सीधा जनरल पब्लिक को दे दिया। आज एम्स के रेट और हमारे रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत अच्छा। और आयुष्मान से कोई भी बीमारी का इलाज हो जा रहा है, उसको 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल हो। क्योंकि आज हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का इतने सारे बेड बढ़ा के, मेडिकल कॉलेज रख के, आज पीजी बच्चे भी आ गए जो एमडी एमएस करते हैं। हमको क्या है, बच्चों का भी यूटिलिटी लिया। तो ऐसा करके इसको बहुत ही जो है एक सुचारू रूप से एक ऐसा दिया, और शहर के बीच में है, शहर के बीच तो में। अदरवाइज मेडिकल कॉलेज अधिकतर जो रहते हैं वो शहर से 30 बहुत दूर, हाँ, बहुत दूर होते हैं। जमीन वहाँ सस्ती मिलती है। यहाँ आप 1 एकड़ जमीन लो, वहाँ पे 40 एकड़ जमीन मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए वो बाहर बनते हैं क्योंकि बड़े रहते हैं। तो हमारा तो यही हुआ धीरे धीरे करके। तो ये 2013 से ये सपना देखा था कि अपने को इस लाइन पे चलना है, और साथ साथ हमको वो स्टैंडर्ड देना। जैसे आज हमारे यहाँ पे टोटल 15 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट हो गए हैं, 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो गए। आपने कितने कर लिए सर अब तक? 15 हो गए हैं। 15 लीवर ट्रांसप्लांट और 100 किडनी ट्रांसप्लांट, 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो गए हैं। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी हो रही है, जो हायर एंड होती है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, पूरी फैसिलिटीज है, पेट स्कैन है, कैंसर की मशीन्स भी आ गई है जो अभी लगने वाली है, 1 अक्टूबर से चालू हो रहा है रेडिएशन का। तो एक बहुत अच्छे वे पे और देखा है। और हमने क्या इसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया। हमने 300 बेड पूरा एक्सक्लूसिव कॉर्पोरेट जैसा कर दिया, जिसको प्राइवेट वार्ड बनाया, और उसका आईसीयू अलग किया, और बाकी जो 1200 बेड है उसको हमने जनरल किया। अच्छा। तो हम दोनों कैटेगरी को हम इसमें उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, और इनको अपन जो बाकी का जो है उसको हम आयुष्मान में करके आदमी को लौटा नहीं रहे। मतलब बालाजी हॉस्पिटल में कोई भी आदमी आए, चाहे वो वीआईपी आदमी आए, चाहे वो एक गरीब आदमी आए, इलाज सबका होगा, इलाज सबका होगा, और वापस नहीं लौटेगा, चाहे उसके पास में बहुत सारा पैसा हो, चाहे 1 रुपए भी नहीं हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि रायपुर में सुविधाएं नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो आपका सपना जो मुझे समझ में आता है, ये आप ये चाहते हैं कि रायपुर में अब सब सुविधाएं हैं। लोग नागपुर का नाम लेते थे, हैदराबाद का नाम लेते थे, या दिल्ली का नाम लेते थे, यार बड़े शहरों का नाम लेते थे। रायपुर और श्री बालाजी जो इंस्टीट्यूट है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब मैं जब यहाँ आया था 2004 में, तो नागपुर का तो इतना था कि हर आदमी उधर, यदि आप बात करें तो भिलाई दुर्ग के उस तरफ वाला तो आदमी नागपुर ही चला जाता था। आज उल्टा ये होता है कि गोंदिया तरफ के आदमी मलाजखंड की तरफ के जो है वो रायपुर आते हैं। रायपुर आज मेडिकल हब हो गया है, और रायपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट को छोड़ के आज हर चीज हो चुकी है। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट ही नहीं हुआ है, बाकी यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, सभी ट्रांसप्लांट हो गया। कार्निया ट्रांसप्लांट तो चलते थे, रोबोटिक सर्जरी चलती थी, इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सभी हो गए। तो आज रायपुर मेडिकल हब हो गया है जी। कॉर्पोरेट का नाम हम ले रहे थे, तो आप तो खुद ही कॉर्पोरेट का रूप, जो हमारा श्री बालाजी है उसको आपने कॉर्पोरेट का रूप तो दे ही दिया। तो आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं कि देश के दूसरे कोने में अब इस नाम से जाएगा। हाँ, ये हमारा अभी प्लान है। अभी हम उड़ीसा में भी एक जो है बरगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का अभी वहां पे भी लाने का है। तो ये ऐसा है कि अभी तो उड़ीसा में है, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमको जैसे एमपी भी जाना है पास में, जैसे महाराष्ट्र है वहां पे भी जाना है। तो धीरे धीरे करने का है। अभी तो इसी चीज को सशक्त करने का है जी। और बाकी प्लान है जी। सीआरपीएफ जवानों के लिए भी काफी आपका ग्रुप काम करता है, उन्हें हर सुविधाएं देने का प्रयास करता है, उसके बारे में आपने बताया। देखिए, ये सीआरपीएफ की जो जर्नी जो चालू हुई और बालाजी से जो एसोसिएशन हुआ, ये हुआ है 2011 में। 2011 में, ठीक। 2011 में यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवानों का जो बाहर में कैंप लगता था, जो जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, क्योंकि उस समय इतने पेरीफेरी में उनके कैंप नहीं रहते थे, बट सुकमा में रहता था,
दंतेवाड़ा में रहता था, वैसे ही इनका जो है काफी कोंडा गांव में रहता था, फरस गांव में रहता था, इनके कैंप रहते थे, माकड़ी में रहता था वहां पे। तो हमने उस समय दंतेवाड़ा जो सीआरपीएफ वाले आए थे और उनका ये कहना था कि जवान वहां रहते हैं, उस समय मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप था जी। उसके अलावा वहां पे हेल्थ की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और तीसरी बात ये होती थी कि यदि जवानों को वहां पे एक्सेप्ट फॉर जो नक्सलाइट जो कैजुअलिटी होती थी, उसके अलावा भी यदि जनरल भी बीमार पड़ता था जवान, तो उनको ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी और ना डायग्नोसिस की फैसिलिटी थी। उस समय हम लोगों ने अपनी पूरी बालाजी जो टीम थी, हम लोगों ने करीब 4 महीने तक लगातार, मतलब हर तीसरे चौथे दिन कभी चापर से भी गए, कभी गाड़ी से भी गए, और हमारी पूरी टीम ने उनका पूरा हर जवानों का उस समय मेडिकल चेकअप किया वहां पे जा जाके। ईसीजी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये सब चीज, और जितने हम प्रोवाइड करा सकते हैं हमने कराया ये चीज। कोरोना काल में भी आपकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया, और लोग जो है जब पूरे प्रदेश में जब चर्चा होती है कि कोरोना वॉरियर्स तमाम इसकी बात होती है, तो बालाजी की जो है ज़रूर बात होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इलाज हुआ, जिस तरीके से लोगों को एक कहा जाए इलाज बस नहीं हुआ, उनको आत्मबल भी दिया गया कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। और वैसे जब त्रासदी चल रही थी और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि आप उस समय भी पूरा दौरा, पूरे जितने लोग एडमिट होते उन तक पहुँचने का प्रयास करते थे। कोविड के समय का यदि हम बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर जो एम्स और मेकाहारा छोड़ दें, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा योगदान हमारा रहा, क्योंकि अस्पताल बड़ा था। उस समय 500 बेड का हॉस्पिटल था, और उस समय तो इतनी ज्यादा, जो 2021 की बात है, जो मार्च और अप्रैल में हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल वाली जो लहर थी, कि जहाँ लोग आते थे, और हम लोगों ने जो नज़ारा जो देखा है, मैंने इतना है कि ऊपर वाला अब कभी ऐसा नज़ारा ना दिखाए किसी को भी। तो उस समय रियल में लोगों की जरूरत थी, ना बेड मिलते थे, ना ऑक्सीजन मिलती थी, ना रेमडेसिविर मिलता था, ना मेडिसिन मिलती थी। ऊपर से हमने तो ऐसे ऐसे नज़ारे वहाँ पे देखे कि एक सगा भाई जो है उसको छोड़ने नहीं आ रहा, वो कार में बैठा हुआ है यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे भेज रहा है, बस ये है कि वो भी दूसरी कार में आ रहा है, मतलब अस्पताल के अंदर कदम ना रखना, मतलब सगा भाई भी, ये ऐसी चीज है। तो उस समय तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको करने का। और मैंने गवर्नमेंट को, कोरबा में हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल था, वहां पे देखा कि गवर्नमेंट वहां पे जो हॉस्पिटल था वो 100 बेड का था, और पेशेंट ज्यादा हो रहे थे, और उन्होंने प्राइवेट वालों को बोला, बट प्राइवेट वाले उस समय मना कर दिए थे। तब मैंने आगे बढ़ के अपना हॉस्पिटल, जो वहाँ 200 बेड का जो कोरबा ट्रामा एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर था, मैंने वहाँ पे स्टाफ सहित, पूरे स्टाफ डॉक्टर सहित, मैंने उस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को 5 महीने के लिए दे दिया, और मैंने उनसे 1 रुपए भी नहीं ली, बहुत अच्छी गवर्नमेंट से। तो ये इंडिया का पहला ये एक ऐसा एग्जाम्पल था, क्योंकि इंडिया में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को नहीं दिया था, और अपनी तरफ से नहीं दिया था। बिटिया जो के जन्म को लेकर जो आपने एक सोच जो है समाज को दिया कि इस तरीके से भी हॉस्पिटल काम कर सकते हैं, और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? बिटिया वाला जो है वो ऐसा है कि मैं अपने हॉस्पिटल में पूरा राउंड लेता हूँ, सभी पेशेंट को देखता हूँ। मैं ये ऑब्जर्व करता था कि छत्तीसगढ़ उतना अभी विकसित राज्यों में नहीं है। यहाँ आज भी यदि बेटा होता है तो लोग खुश होते हैं, बिटिया होती है तो मायूस हो जाता है, और खासकर माँ के चेहरे को देखता था, वो मुस्कान गायब हो जाती थी बिटिया होती थी तो। और वही बाजू में आजू बाजू रहते थे, बेटा होता था, उसकी माँ चहकती रहती थी, परिवार चहकते रहते थे। तो मैंने इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि यार ये क्यों हो रहा है, और फिर मैंने देखा कि ये तो है ही, ये चल रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। बोले मैं अपने लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर ही रही है। आज के दिन में कोई जेंडर डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं कोई भी। आज के दिन में लड़का लड़की बिल्कुल बराबर है, इनफैक्ट लड़कियां आगे हैं। तो मैंने लेकिन ये चीज गौर किया यहाँ पे कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी कुछ क्या पहल कर सकते हैं कि जिससे माँ के चेहरे में, जो बिटिया जन्म दी है, माँ के चेहरे पे मुस्कान आए। तो मुझे ध्यान ये आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे ना इसको टोटल फ्री कर देता हूँ, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे सिजेरियन डिलीवरी से हो, उसका ना जांच लगे, ना दवाई लगे, ना कुछ भी लगे, बिटिया पैदा हुई यहाँ पे मतलब टोटल फ्री।
और मैंने पहले ये करके देखा कि मैंने ऐसी बोलते बोलते, जब तक कुछ भी मैंने किसी को बताया भी नहीं, और करके देखा तुम्हारी बिटिया हुई ना, तुमको तो पैसा नहीं लगेगा। अचानक से उसकी माँ के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। फिर लास्ट में ये हुआ कि अभी तो ये कंडीशन है, जिसकी बिटिया पैदा होती है वो ज्यादा मुस्कुराती रहती है, जिसका बेटा पैदा होता है उसको बोलता है मेरे को तो पैसे लग गए, ये देखो बिटिया आई है, आज मेरे को पैसे नहीं लगे। तो ये माँ के चेहरे की मुस्कान देखने के लिए हमने ये चालू किया था। बहुत खुशी की बात है। एक चीज और बताएंगे डॉक्टर साहब, श्री बालाजी पे तो आपकी अटूट श्रद्धा है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का नाम और जो लोगो, ये सब चीजें जो हैं, आखिर कैसे डिसाइड हुआ कि इस नाम से ही जाना चाहिए, भगवान के इस नाम से जाना चाहिए, ये कब डिसाइड हुआ? बिल्कुल, मैं संजय गांधी पीजीआई में था और उस समय तिरुपति और तिरुमला, बालाजी भगवान तिरुमला में है और नीचे तिरुपति है। तिरुपति में एक इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा मेडिकल साइंस में है, बड़ा इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं श्री वेंकटरमन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो वहां मेरी पोस्टिंग लगी एंडोस्कोपी और ईआरसीपी सीखने के लिए, तो गैस्ट्रो में। वहां पे वो एसजीपीजीआई से कोलैबोरेशन था, टाइप था। तो वहां पे मैं जब गया, जब तिरुपति में बालाजी में, वहां पे तो मेरे साथ में डॉक्टर बालाचंद्रन है, जो कि आज इंडिया के टॉप मोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो हम लोग साथ में थे। हमारी 2-3 बार वहां पे बालाजी जाना, मतलब वहां से 27 किलोमीटर ऊपर में है, पहाड़ में है, तो तिरुपति से तिरुमला जाना कैंसिल हुआ। फिर संडे का दिन था। हाँ। और हम लोग निकले थे। फिर बाला का इमरजेंसी आ गया। वो फिर आधे रास्ते में जैसे ही 2 किलोमीटर के आगे बोला कि यार वापस चलते हैं, अपन दूसरे दिन जाएंगे। मैं बोला ठीक है, तुम जा रहे हो वापस तो जाओ, मेरे को जाना है। और मैं उस समय जो था कि बाइक से मैं वहां पे सीधा बालाजी गया। और बालाजी में जिस समय मैं खड़ा था दोपहर में, उसी समय रायगढ़ में जो मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ, जिसका कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 19 दिसंबर था और वो 23 नवंबर को पैदा हुआ। तो 23 दिन पहले पैदा हुआ, सिर्फ 15 मिनट के लेबर पेन से, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ। तो मुझे यही लगा कि मैं बालाजी, एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि मैं उस समय बालाजी भगवान के सामने खड़ा था और यहाँ पे बेटा पैदा हुआ। तो उस दिन से एक श्रद्धा रही, या ऊपर वाले का एक आशीर्वाद रहा कि, या कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं मेडिकल साइंस में, बट एक श्रद्धा, आस्था है। क्योंकि मैं वहां खड़ा था, वो भी 23 दिन पहले हुआ है और वो भी मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। और मैं जब मंदिर, उस समय मोबाइल वो वाली रहती थी, बड़ी वाली मोबाइल रहती थी, बहुत ही कम रिसीविंग रहते थे। जब मैं मंदिर के वहीं पे नीचे में उतरा, जब 5 बजे 5:30 बजे, तब मुझे मालूम चला कि यार वो तो उतने समय, कितने बजे पैदा हुआ, जब मैं उस समय बालाजी भगवान के सामने में था। तो अब ये जो चीजें होती हैं, ये कोइंसिडेंस बोलिए, तो उस समय से एक श्रद्धा रही बालाजी भगवान का, और उनके नाम से मैंने जो भी किया, आज बहुत ही, मतलब जो भी रहा वो सब सक्सेस हुआ जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि हम व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, आजकल समय नहीं मिल पाता बोलते हैं, लेकिन इतने व्यस्त रहते हुए भी आप अपने लिए समय निकाल लेते हैं, बड़े फिट नजर आते हैं आप। तो युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे फिट रहने के लिए? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अपने को ये चीज समझना पड़ेगा कि ना आपका पैसा चलेगा, ना आपकी फैमिली चलेगी, ना आपके यार दोस्त चलेंगे। आपके साथ में यदि लास्ट तक चलेगा तो आपका हेल्थ चलेगा। मैं आज हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर हूँ, चलाता हूँ, इतने बड़े आईसीयू देखता हूँ, सब देखता हूँ कि बड़े बड़े आदमी पैरालिसिस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, बेड रिटर्न रहते हैं। अच्छा भला आदमी हार्ट अटैक में आता है और उसके बाद में कितना भी हम कोशिश करते हैं, मालूम चला कि हम कभी बचा नहीं पाते, कभी बच जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें कि आदमी बिल्कुल कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जो वेंटिलेटर पे रहते ही रहते हैं। तो आपका यदि साथ में चलना है तो आपका हेल्थ चलना है लास्ट तक जी। और हेल्थ के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना जरूरी है। चाहे वो योग हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, ये जरूरी है। क्योंकि आज आपके साथ में ना फैमिली चलेगी, ना बच्चे चलेंगे, ना वाइफ चलेगी, आपके साथ चलेगा तो चलेगा सिर्फ हेल्थ, ना पैसे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, जिनसे बहुत सारी बातें आपने जाना, सीखा, क्योंकि किस तरीके से सपने देखे जाते हैं, किस तरीके से सपनों को पूरा किया जाता है और किस तरीके से सबका सहयोग लेकर आज जो है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट हम कहें, इस संस्था कहें, इस पूरे मध्य भारत में सबसे बड़े नाम के रूप में उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।